हेलो दोस्तों, मैं शैलेंद्र एस, माइलस्टोन का राइटर। अपने चैनल माइलस्टोन में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। एक्चुअल में जब मैंने माइलस्टोन लिखी तो उसे फर्स्ट पर्सन में लिखा, यानी जो ये किरदार है वो अपनी कहानी स्वयं कह रहा है। तो इसलिए इस कहानी को बेहतर ढंग से समझने के लिए और बेहतर ढंग से इसको अनुभव करने के लिए हम इस कहानी को या इस कविता की जो मुक्तक है उसको फर्स्ट पर्सन में ही कहें। मतलब यदि मैं कह रहा हूँ तो समझिए मैं ही वो किरदार हूँ, तो ज़्यादा बेटर होगा इसको समझना, उसकी फीलिंग को एक्सेप्ट करना, फीलिंग को आत्मसात करना, फीलिंग को जीना जिसको बोलते हैं। तो यदि मैं इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ तो एज ए कैरेक्टर, एज ए किरदार मैं आपको कह रहा हूँ। तो अब देखिए, मेरा किरदार पहले तो इमेजिन क्या करता है कि मेरा किरदार जो है खुद मेरे बारे में क्या सोचता है, पहले आप वो देखिए। मेरे राइटर, इस किरदार को बनाने के लिए तूने भी तो जिया होगा कोई दर्द, तूने भी तो की होगी मोहब्बत, तू भी तो गुजरा होगा इन गलियों से, देखा होगा तूने भी कोई हसीन ख्वाब और सहा होगा उनके टूटने का दर्द भी। तू भी तो बैठा होगा किसी लग्न मंडप में, तूने भी तो देखी होंगी वो सारी रस्में। कह दे जरा ये झूठ है। अपने दिल पर हाथ रख कर कह दे तू जरा मुझसे, ऐ मेरे हमदम मेरे दोस्त, तो मैं शायद तुझसे यकीन कर भी लूं, पर जरा संभल के, कहीं उसी पल तेरा दिल धड़कने से इनकार न कर दे। साहिलों पर आकर मौजें किसे चूमती हैं, कोई दरिया खुद ब खुद अपनी प्यास क्यों बुझाता नहीं। ये जो प्यासे हैं दरिया, ये जो प्यासी हैं लब, ये जो प्यासी है मौजे किसके लिए, कोई समुंदर बढ़ इनकी प्यास क्यों बुझाता नहीं। घर निकलता अपनी मंजिल की तलाश में, तो अपनी दास्तां वहीं कहता आए मेरे हमदम मेरे दोस्त, पर तो ये है तुम्हारी यादों का कारवां, जहाँ मिलते हैं मील के पत्थर, उन्हीं पत्थरों पर दो दिलों की मोहब्बत के निशान छोड़ता हूँ। बता दे जरा, कह तू मुझसे तूने न की मोहब्बत। अपने दिल पर हाथ रख कर कह दे तू जरा मुझसे, ऐ मेरे हमदम मेरे दोस्त, तो मैं शायद तुझसे यकीन कर भी लूं, पर जरा संभल के, कहीं उसी पल तेरा दिल धड़कने से इनकार न करे। साहिलों पर आकर मौजें किसे चूमती हैं, कोई दरिया खुद ब खुद अपनी प्यास क्यों बुझाता नहीं। ये जो प्यासे हैं दरिया, ये जो प्यासी हैं लब, ये जो प्यासी है मौजें किसके लिए, कोई समुंदर बढ़ इनकी प्यास क्यों बुझाता नहीं। घर निकलता अपनी मंजिल की तलाश में, तो अपनी दास्तां वहीं कहता आए मेरे हमदम मेरे दोस्त, पर तो ये है तुम्हारी यादों का कारवां, जहाँ मिलते हैं मील के पत्थर, उन्हीं पत्थरों पर दो दिलों की मोहब्बत के निशान छोड़ता हूँ। बता दे जरा, कह तू मुझसे तूने न की मोहब्बत। देखा क्या सोच रहा है ना। लिखने का ये अपने आप में चरमोत्कर्ष होता है कि जब आपका किरदार ही आपसे बातें करने लगे, वो आपके बारे में सोचने लगे कि राइटर तू ही तो बता, तूने भी तो जी होगी ऐसी जिंदगी। जब ये एक सवाल आपका किरदार आपसे स्वयं करने लगे और महसूस करे कि किरदार भी महसूस करे कि नहीं, ये मेरे राइटर की कहानी है,
तो समझिए कि आपका लिखना कुछ सार्थक हुआ। और आगे की कहानी, एक्चुअल में माइलस्टोन जब मैंने लिखी तो मेरे दिमाग में ये था कि केवल इसे एक पोएम के फॉर्म में ही सामने रखना है, प्रस्तुत करना है आप लोगों को। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि इसको पूरी पोएट्री में लेके यदि जाता हूँ तो कुछ लोग इसका अर्थ मतलब नहीं लिंक कर पाएंगे। तो फिर मैंने उसको कुछ गद्यांश के रूप में लिया, बीच बीच में जो उसकी पोएम थी उनको यूज़ किया। तो मतलब आप कह सकते हैं कि ये माइलस्टोन जो है, तो जो आपके सामने अब आएगी पढ़ने के लिए, या फिर मैं इसे यूट्यूब चैनल पर डालूँगा, तो गद्यांश प्लस पद्यांश, मतलब गद्य के साथ पद्य भी आपके चलते रहेंगे। और कह सकते हैं कि गीतों भरी कहानी। तो ये माइलस्टोन गीतों भरी कहानी है और इसको उसी रूप में आपको एक्सेप्ट करना है। किरदार कहानी अपनी स्वयं कहेगा। तो वो किरदार जब अपनी कहानी कहना शुरू करेगा तो आपको इमेजिन करना है, वो फर्स्ट पर्सन में है तो उस किरदार में आपको खुद को इमेजिन करना है। यानी जब वो कहता है कि मैं, तो आपको ये समझना है मैं मतलब आप, जो आप सुन रहे हैं। तो पूरी फीलिंग आएगी इसमें। आप उस फीलिंग के साथ, उस अनुभूति के साथ कहानी को सुनिएगा। तो मेरा दावा है, मेरा आपसे ये प्रॉमिस है कि उस किरदार में आप अपने आप को फिट पाएंगे, बिल्कुल पूरी तरह से। यदि उस किरदार के जीवन के आसपास आप कहीं आपने ज़िंदगी गुजारी है, आसपास भी, तो आप इमेजिन करिएगा कि आप उस किरदार के फॉर्म में आप खुद कितना फिट पाते हैं। और मेरे ख्याल से ये यदि ऐसा है तो मैं समझूंगा कि मेरा लिखना सार्थक रहा। थैंक यू। और जो तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि कहानी का समय क्या है, पीरियड क्या है, ये कहानी शुरू किस एज से हुई, जो किरदार है कहानी कब कह रहा है। तो ये कहानी पूरी फ्लैशबैक में है। आप एक्चुअल में ये कहानी वास्तविक रूप में शुरू हुई, एक जो मेन इसका किरदार है 17-18 साल का लड़का है, थोड़ा सा नादान, कुछ कम मैच्योरिटी वाला और अल्हड़ स्वभाव का, कुछ बेवकूफ़ियाँ भी करता है, कुछ नादानियाँ भी हैं उसकी। और सेम एज की ही उसकी फ्रेंड रहती है जिसको आप अपोजिट कैरेक्टर यानी फीमेल जो है उसकी नायिका, सेम एज ग्रुप है। लेकिन जब वो कहानी आपसे कह रहा है तो उस एज में नहीं है वो इमेजिन करिए कि उस 17-18 साल की एज में जो कहानी कह रहा है, जो अपनी कहानी वहाँ से शुरू करेगा, उस एज से शुरू करेगा। लेकिन वो वर्तमान में उस एज से काफ़ी आगे है, मतलब उतने ही और प्लस कर दीजिएगा, यानी 17-18 साल बाद वो अपनी कहानी कह रहा है, आपको बता रहा है, इन अनुभूतियों से गुजर रहा है। ठीक है, तो इसको सुनने के लिए आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि 17 साल की उम्र में जो कहानी शुरू हुई है वही कहानी लगभग 34-35 की एज में जब वो कह रहा है तो उसमें 17 साल 18 साल की एज की अपनी वो नादानियों को भी बता रहा है। और उसमें अब जो उसकी समझ है, उस समझ में उसका वो एनालिसिस भी कर रहा है अपनी उन नादानियों का, अपनी उन हरकतों का, कि कहाँ तक कितनी सही थी या कहाँ कौन बात कितनी गलत थी। तो ये एक फ्लैशबैक में चलने वाली कहानी है और जिसमें आपको प्रेजेंट, पास्ट और कुछ कल्पनाएं मिलेंगी। जैसे कि पास्ट में ऐसा हुआ था, कैलकुलेशन क्या ये जो हुआ था वो कितना सही था, और कल्पना अब वो उस लड़की के पास नहीं है, उस नायिका के पास तो अब नहीं है वो, तो उसकी कल्पना है कि वो क्या सोचती होगी। तो ये 3 स्टेप में इसकी पोएम्स 3 फॉर्म में हैं और ये कहानी 3 फॉर्म में चलेगी। तो इसमें ये सब चीज़ों को आपको खुद एनालिसिस करना होगा, खुद। यदि आप पढ़ रहे हैं तो ठीक है, देख रहे हैं तो देखने में आसानी है, लेकिन पढ़ने में इसको थोड़ा सा कुछ
डिफरेंट पड़ सकता है। आपको खुद इमेजिन करना पड़ता है कि ये पोएम का ये पोएम की ये पार्ट या ये लाइन या ये मुक्तक किस पीरियड का है। वो 17 साल वाली पीरियड का है कि वो अभी के 34-35 साल की एज वाला पीरियड है, या फिर इमेजिन है उसका कि उस नायिका के प्रति वो क्या सोच रही है। थैंक यू।